नमस्ते दोस्तों। ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए, उन्होंने हम पे कैसे रूल किया, इस बारे में हमने पार्ट 1 में बहुत हद तक कवर कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि उन्होंने हम पे रूल कैसे किया और किस तरह से उन्होंने हम पे टॉर्चर किया। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में रह गए थे, लेकिन सिर्फ स्किलफुल कारीगर को तो कुछ करना ही था। तो ब्रिटिश मोनोपोली ने उन्हें एग्रीकल्चर में लिमिटेड होने पर मजबूर कर दिया। इतने ही ज़्यादा चालाक ब्रिटिशर्स और उनके मोनोपोलीज थे। उन कारीगरों को बहुत ही कम तनख्वाह मिलता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता था। यहाँ तक कि उनकी ज़मीनों को भी बहुत नुकसान पहुँचता था, क्योंकि उन लोगों को खेतीबाड़ी के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था, और जिसके चलते वो सारे लोग गरीब होने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर किसान होने पे मजबूर होने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स यहीं तक ही नहीं रुके। ब्रिटिशर्स ने किसानों से टैक्स लेना भी शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। यही टैक्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सोर्स भी बन गया था। ब्रिटिशर्स ने इस कदर इंडियन पॉपुलेशन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। ये सारे टैक्स पहले से ही तय किए जाते थे, जो कि 50 से 80% था। किसानों के इनकम इतने ज़्यादा कम होने के बावजूद ब्रिटिशर्स उनसे से ज़्यादा टैक्स लेने पे उन्हें मजबूर कर देते थे। और इसी बात को ब्रिटिशर्स बहुत ही प्राउडली कहते थे कि उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया है। यहाँ तक कि वो अपने पार्लियामेंट पे भी इस बात को बहुत ही प्राउडली कहते थे। ब्रिटिशर्स ने इस बात का बहुत ही खास ख्याल रखा था कि हर इलाके से बहुत ही मोटा टैक्स लिया जाए, कोई एक जगह भी ना छूटे। टैक्स इतना ज़्यादा था कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो ब्रिटिश टेरिटोरी में रहते थे वो दूसरे इलाके में भाग गए, जहां उन्हें इंडियन रूलर कम से कम ब्रिटिशर्स से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देते थे। और जो रह गए थे ब्रिटिश टेरिटोरी में, वो सारे लोग बहुत ही मुश्किल से टैक्स पे कर पाते थे। तो सोचिए, कुछ ही सालों में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का क्या हाल बना दिया था। सिचुएशन तो और ख़राब हुआ जब ब्रिटिशर्स ने टैक्स कम करने के लिए मना ही कर दिया। कितने ज़्यादा शातिर थे ये ब्रिटिशर्स कि हमसे ही लेकर हम पे ही राज करते थे। टैक्स लोगों के लिए एक पिंजरा बन चुका था, जिसे चुकाने के लिए लोग अपना सब कुछ खोने लगे थे। जो लोग टैक्स टाइम पे नहीं दे पाते थे, उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता था। यहाँ तक कि टैक्स ना देने पर ब्रिटिशर्स उन लोगों के ज़मीन को भी छीन लेते थे। 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की ज़मीन को ठीक इसी तरह से छीन लिया गया था। 19वीं सेंचुरी के ख़त्म होने तक इंडिया सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन चुका था ब्रिटिशर्स का। सबसे बड़ा परचेसर बन चुका था ब्रिटिश एक्सपोर्ट का। ब्रिटिशर्स अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिया से कलेक्ट किए गए टैक्स से ही सैलरी देते थे। यहाँ तक कि उस वक्त के यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि इंडिया पैसे से भरा हुआ है, तो जितना हो सके उसे लूट लिया जाए। असल बात तो ये है कि ब्रिटिशर्स इंडिया को कभी रूल ही नहीं करना चाहते थे। उन्हें इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो बस इंडिया से अपना फ़ायदा ही लेना चाहते थे। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स ने इसे एक्सट्रैक्टिव कॉलोनी भी कहा है। टर्किश लोग जब इंडिया में आए, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन मुग़ल्स भी कोई हीरो नहीं थे। उन्होंने भी अनइक्वल टैक्स इम्पोज किया, रिलीजियस इश्यूज़ को बढ़ावा दिया, लूटपाट किया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने में भी पीछे नहीं हटे। इन सब में एक बात तो साफ है कि हर कोई इंडिया के ख़जाने को देखकर ही इंडिया में आया था। मुग़ल एम्पायर में इंडिया का शेयर ग्लोबल ट्रेड में 27% था। मुग़ल फरगाना से इंडिया में आए, रूल करके इंडिया को लूटा भी, और उन सारे ख़जाने को मुग़ल अपने घर फरगाना नहीं ले गए। इंडिया मुग़ल का नया घर बन गया था। लेकिन वहीं अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो उन्होंने सिर्फ इंडिया को लूटा ही नहीं, उन सारे ख़जाने को भी अपने घर, अपने असली घर ब्रिटेन भी ले गए। लेकिन कितना ख़जाना ब्रिटिशर्स ने लूटा? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार उस ख़जाने की कीमत 43 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। हाँ, 43 ट्रिलियन डॉलर्स। ब्रिटिशर्स के अनुसार अगर ख़जाने को वापस नहीं लेके गए तो उस ख़जाने का कोई मोल नहीं। वो ख़जाना उनके किसी काम का नहीं। उस ख़जाने को तो पानी में ही फेंक देना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स इंडिया में ब्रिटिशर्स के रूल को पूरी तरीके से गलत नहीं कहते। उनके हिसाब से ब्रिटिशर्स ने जैसे बहुत कुछ गलत किया है, वैसे ही कुछ हद तक उन्होंने सही भी किया है। जैसे कि रेलवेज़। इंडिया में रेलवेज़ इंडिया के किसी भी रूलर के द्वारा नहीं बनाया गया था, जैसे कि बाकी देशों में उनके रूलर के द्वारा रेलवेज़ लाया गया।
इंडिया में रेलवेज़ को ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। उस वक्त रेलवेज़ में ब्रिटिशर्स का शेयर सबसे ज़्यादा था। ज़्यादातर शेयर होल्डर्स ब्रिटिशर्स ही थे। ब्रिटिशर्स हर साल 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेते थे, लेकिन अगर कोई मेंटेनेंस रेलवेज़ में ज़रूरत होती तो उसे ब्रिटिशर्स ही अपने प्रॉफिट से करते। इंडिया में 1 माइल रेलवे ट्रैक बनाने में 18,000 पाउंड की ज़रूरत होती। वहीं ब्रिटेन में उसी रेलवे ट्रैक को 2,000 पाउंड में ही बनाया जाता था। और रेलवे ट्रैक बनाने में जिन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती वो सारी चीज़ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जाता। इंडियन मैन्युफैक्चरर को तो मौका ही नहीं दिया जाता था उन सारी चीज़ों को बनाने में, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन मैन्युफैक्चरर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे। कुछ स्कॉलर्स के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन पर्पस इंडिया में रेलवे को इस्टेब्लिश करने का यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यही चाहते थे कि इंडिया के नेचुरल रिसोर्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि इंडिया हमेशा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होकर रह सके। एक्सप्लोटेशन इतना बढ़ गया था कि 35 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ्स सूखे पड़ने की वजह से होने लगी, जिसे शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट रोक सकते थे। ये एस्टिमेशन दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा था। जो लोग सूखे से बच जाते वो बिना खाना और पानी के जी नहीं पाते। एक ब्रिटिश डॉक्टर के अनुसार इंडिया में हद से ज़्यादा खाना था, नेचुरल रिसोर्सेज भी थी, कि उनके पास पैसे ही नहीं थे कि वो इन खाने को अफोर्ड कर सके। पर फिर भी ब्रिटिशर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सारे सिचुएशन को ठीक करने में। उन्हें इंडिया में होने वाले सूखे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को ये समझ में आने लगा कि लोगों को उनके इस सच के बारे में पता चलने लगा है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन ज़मींदार के साथ मिलकर इस सिचुएशन को टैकल करने में लग गए। सूखे की वजह से इतने सारे मौत होने लगे थे कि सैकड़ों लाशों को सिर्फ कुएं में ही फेंक दिया गया। माँ अपने बच्चों को बेच दिया करती थी क्योंकि खाने के लिए कुछ था ही नहीं। हज़ारों लोग सिर्फ बिना खाना और पानी के ही मरने लगे थे। इतने ही ज़्यादा बेरहम थे ब्रिटिशर्स। इंडिया के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में एक भी फेमिन या सूखा नहीं देखा गया। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी वर्ल्ड में 5th सुपर पावर में से एक है। इंडिया का इकोनॉमी आज वर्ल्ड में 5th रैंक पर है। इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।